स्टूडेंट, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। प्लीज बस सुन लो, लास्ट के 5 मिनट में मैं आप लोगों को बता दूंगा जो आप लोगों को समझना है। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होगा? अकर्स व्हेन द सेम इनकम इज टैक्स्ड इन टू डिफरेंट कंट्रीज। मतलब डबल टैक्सेशन का जब एक ही इनकम दो अलग अलग देशों में, जो दो अलग अलग देशों के अंदर जब उस इनकम पे क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डबल टैक्सेशन बोल देते हैं। और डबल टैक्सेशन इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। अब दो तरीके से ये हो सकता है, पहला हो सकता है जुडिशियल और दूसरा हो सकता है इकोनॉमिक। जुडिशियल का मतलब क्या होगा? सेम टैक्स पेयर ऑन द सेम इनकम इज मोर देन वन जुडिशन। मतलब सेम टैक्स पेयर टैक्स ऑन द इनकम इन मोर देन वन जुडिशन। जुडिशियल मतलब यही है, ठीक है जी, एक ही पर्सन एक ही इनकम पे एक से ज्यादा जगह पर क्या कर रहा है? टैक्स दे रहा है। और इकोनॉमिक का मतलब सेम इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स पेयर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड द डिविडेंड टैक्स इन शेयर होल्डर्स है। तो अगर जुडिशियल का मतलब तो अलग अलग जगह पे, जैसे एक जगह पर अलग उसी इनकम पे एक जगह पर टैक्स दिया और उसी इनकम पे दूसरी जगह पर टैक्स दिया। लेकिन इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि इनकम एक ही है लेकिन उस इनकम पे दो अलग अलग लोगों के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है। उस इनकम पे अलग अलग लिखा हुआ ना, जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड द डिविडेंड टैक्स इन द शेयर होल्डर है, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कॉर्पोरेशंस को पे करना पड़ता है, लेकिन उस पे जो डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड भी तो इनकम है ना कंपनी की, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो इनकम डिविडेंड के फॉर्म में जब शेयर होल्डर के हाथ में जाएगा तो उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ता है। अब इसका रीजन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस? सबसे पहले तो डिफरेंट टैक्स लॉज एंड रेट्स इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। हर देश के अपने टैक्स को लेकर अलग रूल्स हैं, हर देश के टैक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इस वजह से ये दिक्कत आ जाती है। इनकम सोर्स इन वन कंट्री एंड रिसीव्ड इन अदर। दूसरा, कई बार क्या होता है कि इनकम कमाई एक देश में जाती है लेकिन उसको रिसीव किसी दूसरे देश में किया जाता है। इनकम हमने एक जगह पर कमाई, इंडिया में कमाई, लेकिन वो रिसीव कहां पे हुई? वो यूएसए में हुई। तो वहां पर भी डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। देन आ जाता है रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेस। कंट्रीज टैक्स वर्ल्ड वाइड इनकम ऑफ देयर रेजिडेंट। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जब टैक्स है वो रेजिडेंट्स पे लगाया जाता है, मतलब रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। कंट्रीज टैक्स वर्ल्ड वाइड ऑन इनकम ऑफ द रेजिडेंट। उनके अपने रेजिडेंट्स पे वो टैक्स लगाएंगे, फिर वो चाहे एक देश के अंदर रह रहा हो चाहे कहीं पे भी रह रहा हो, ठीक है, कहीं पे भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने रेजिडेंट्स पे टैक्स लगा देते हैं। और सोर्स बेस्ड कंट्री टैक्स इनकम जनरेटेड विद इन देयर बॉर्डर्स। और कई बार क्या होता है सोर्स बेस्ड, मतलब कंट्री टैक्स इनकम जनरेटेड विद इन देयर बॉर्डर। अब ये भी दिक्कत होती है कि अगर आप फॉरेन कंट्री के हो लेकिन अगर आपने भारत में इनकम जनरेट की है तो भारत सरकार बोलेगी कि हमारी बाउंड्रीज के अंदर है, तो इस वजह से हम तो इस पे क्या करेंगे? टैक्स है वो वसूल करेंगे ही करें। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं? कुछ रीजंस हैं, दीज आर सम ऑफ द वेज जिसकी वजह से ये डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम है वो अक्सर आ जाती है। अब इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? सबसे पहले तो आता है डीटीएए। इससे कई बार सवाल पूछा गया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कौन सा? डीटीएए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, डीटीएए टू अवॉइड एंड मिटिगेट डबल टैक्सेशन बाय क्लैरिफाइंग टैक्स राइट्स बिटवीन कंट्रीज। जब दो कंट्रीज एक एग्रीमेंट कर लेती हैं और उस डबल टैक्सेशन को हटाने के बारे में प्रोविजंस बना लेती हैं, जब दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके तहत जो डबल टैक्सेशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। दो कंट्रीज है वो आपस में क्या कर रही हैं? एग्रीमेंट कर रही हैं, जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे जो डबल टैक्सेशन, जो दो अलग अलग जगह पर टैक्स देना पड़ रहा है, वो आपको क्या करना है? उसको क्या कर सकते हैं? अवॉइड किया जा सकता है। कंटेंट इसके अंदर क्या होगा? जैसे टैक्सेशन राइट्स को क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। दोनों कंपनीज क्या करेंगी? आपस में डील कर लेंगी दोनों कंट्रीज और डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी इनकम पे कौन टैक्स लेगा, कौन सी इनकम पे कौन टैक्स लेगा, ताकि एटलीस्ट एक पर्सन को एक ही इनकम पे दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग बार टैक्स ना देना पड़े, ताकि एक ही पर्सन को दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग बार सेम इनकम पे टैक्स ना देना पड़े। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंसी एंड सोर्स। अभी रेजिडेंसी और सोर्स मैंने आपको बता दिया। रेजिडेंसी का मतलब क्या हुआ कि भाई एक देश बोलता है कि हम तो अपने रेजिडेंस से टैक्स लेंगे ही लेंगे, वो अमेरिका में इनकम जनरेट कर रहा हो तो उससे भी लेंगे अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है। और दूसरा सोर्स है। सोर्स के इसमें क्या बोलता है? देश बोलता है कि अगर तुम फॉरेनर भी हो, अगर तुमने वो इनकम भारत के अंदर कमाई है, अगर वो तुमने इनकम भारत के अंदर कमाई है तो हम तो उस पर टैक्स लेंगे ही लेंगे। दूसरा, कुछ मेथड्स बनाए जा सकते हैं जिसके थ्रू इस डबल टैक्सेशन को क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। ओके, देन प्रोविजन फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। दोनों देशों के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करके या म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स को क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है दोनों देशों के बीच। ओके, अब कॉमन मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके लिए? जैसे सबसे पहला हुआ एग्जम्पशन मेथड। इनकम टैक्स ओनली इन वन कंट्री एग्जम्प्टेड इन अदर। सबसे बेसिक मेथड होता है एग्जम्प्टेड। दो देश आपस में डील करेंगे और एक देश बोलेगा कि भाई इस इनकम पे अगर उसने भारत के एक देश के अंदर टैक्स पे कर दिया तो दूसरे देश के अंदर उस पे वो टैक्स पे नहीं करेगा। अगर उसने मतलब लिखा होगा ना इनकम टैक्स ओनली इन वन कंट्री, एक देश के अंदर टैक्स लगेगा, दूसरे देश में क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरे देश में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एक देश में टैक्स दो, दूसरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरा आ जाता है क्रेडिट मेथड। टैक्स पेड इन सोर्स कंट्रीज क्रेडिट अगेंस्ट द टैक्स पेबल इन द रेजिडेंस कंट्री। तो आपने अगर एक जगह पर टैक्स पे कर दिया तो उसको क्या कर दिया जाएगा? आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो दूसरी जगह पर आपका टैक्स कम हो जाएगा। ये नॉर्मली कैसे होता है? जैसे आप एडवांस टैक्स पे कर देते हो या आप जैसे टीडीएस डिडक्ट कर देते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें से वो सारा पैसा डिडक्ट हो जाता है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है। एडवांस टैक्स में यही होता है ना। एडवांस टैक्स में क्या होता है कि आप सेम ईयर के अंदर टैक्स पे कर दे रहे हो, आप क्या कर दे रहे हो? आप सेम ईयर के अंदर टैक्स पे कर दे रहे हो और जब आपका एक्चुअल टैक्स आएगा तो उससे वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा जो आपने एडवांस में पे किया। देन आ जाता है डिडक्शन मेथड। टैक्स डिडक्ट फॉरेन टैक्स पेड फ्रॉम देयर टैक्सेबल इनकम। टैक्स पेयर डिडक्ट्स फॉरेन टैक्स पेड फ्रॉम देयर टैक्सेबल इनकम। तो इसमें हो सकता है डिडक्शन कि अगर वो फॉरेन कंट्री के अंदर कोई टैक्स पे करके आया है तो इंडिया के अंदर वो उस टैक्स को क्या कर देगा? उसके टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा उसकी इनकम से या उसके जो भी टैक्स पेमेंट है, ठीक है। तो तीन मेथड हो सकते हैं। एग्जम्पशन में तो एक कंट्री में पे किया, दूसरे में खत्म। क्रेडिट के अंदर आप पे करके आए हो लेकिन उसका आपको सोर्स कंट्री हो जाएगी, सोर्स कंट्री इज क्रेडिटेड अगेंस्ट द टैक्स पेबल इन द रेजिडेंट कंट्री। और देन आ जाता है डिडक्शन मेथड, जहां पर क्या कर दिया जाता है? आप टैक्स को पे कर दे रहे हो लेकिन उस टैक्स की आपको अपने देश के अंदर डिडक्शन मिलती है। उस केस में आपको अपने देश में अंदर उसकी क्या मिल जा रही है? डिडक्शन मिल जा रही है। ये होते हैं डीटीएए, ठीक है, डीटीए।
दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास यूनिलेटरल रिलीफ। यूनिलेटरल यूनि का मतलब होता है वन, डोमेस्टिक प्रोविजन इन कंट्री टैक्स लॉज टू प्रोवाइड रिलीफ टू फॉरेन टैक्स पेड। डोमेस्टिक प्रोविजंस इन अ कंट्रीज टैक्स लॉ टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर फॉरेन टैक्स पेड। फॉरेन टैक्स पेड मतलब जो फॉरेन टैक्स की पेमेंट हुई है उसके लिए डोमेस्टिक कंट्री के अंदर क्या दिया जाता है, कुछ प्रोविजंस दे दी जाती है। मतलब अगर आपने फॉरेन में टैक्स पे किया है तो उसके प्रति आप लोगों को या तो टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा या फिर डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, लिखा होगा ना, अलाउ टैक्स पेड टू सब्सट्रैक्ट फॉरेन टैक्सेस पेड फ्रॉम देयर डोमेस्टिक टैक्स लायबिलिटी, या फिर परमिट टैक्स पेड टू डिडक्ट फॉरेन टैक्स पेड फ्रॉम देयर ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहां तो देखो डिडक्शन है वो आप लोगों को पता है आपकी जीटीआई पे होती है, और जो टैक्स क्रेडिट होता है वो आप लोगों की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है इस वजह से। तो देखो टैक्स क्रेडिट हमेशा टैक्स लायबिलिटी पे आएगा और जो डिडक्शन होती है वो इनकम पे होती है। ये दोनों का डिफरेंस याद रखना आपने। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मतलब है जब आपके टैक्स में से टैक्स को माइनस किया जाएगा, पहली बात। और दूसरा फॉरेन टैक्स डिडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, जहां पर फॉरेन टैक्स को आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट किया जाएगा। डिफरेंस समझ आ गया दोनों का? दोनों का डिफरेंस क्या है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि आपने जितना टैक्स पे किया है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से माइनस होगा, और टैक्स डिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि डिडक्ट फॉरेन टैक्स पेड फ्रॉम देयर ग्रॉस टोटल इनकम। तो उस केस में ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। Is it clear? Simple. Practical application, tax resident certificate issued by tax authority to establish residency and claim treaty benefits. इसके अंदर टैक्स रेजिडेंसी जो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, और एक होता है एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग में भी पढ़ाऊंगा, जहां पर एक आपकी कंट्री कंपनी का एक बंदा अगर फॉरेन में जा रहा है तो जो वहां पर एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब उसके लिए जो आपको पेमेंट करनी पड़ रही है उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ जो शायद हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक सेकंड, इसके ना दो सेक्शंस हैं, एक है आप लोगों का 90 और एक है 91। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। इसमें दो ही सेक्शन है, एक 90 आई थिंक डीटीएस के लिए है और विदाउट डीटीएस 91 है। ठीक है, एक बार इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा, कई बार सेक्शंस पूछ लेते हैं इस टॉपिक से। तो एक सेक्शन 90 में आएगा और एक 91 में आएगा। तो उसके बाद आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, द प्राइसिंग ऑफ गुड्स सर्विस एंड इंटेंजिबल बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी। एक कंपनी पेरेंट है और एक सब्सिडरी है। तो जब पेरेंट कंपनी गुड्स सर्विसेज या फिर जो भी इंटेंजिबल्स होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं सब्सिडरी में, तो उनको कुछ प्राइसिंग पे करनी पड़ती है, या उसका जो भी प्राइस होता है। ठीक है, सब्सिडरी और जो दूसरा आप लोग, हाँ 90 है वो डीटीए में आता है, डीटीए में आता है, और 91 है जहां पर डीटीए अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सो प्राइसिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इंटेंजिबल्स बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, फॉर एग्जांपल पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनीज, तो वहां पर जो प्राइसिंग होती है। इन शॉर्ट ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड एट आर्म्स लेंथ, दैट प्राइस दैट वुड बी चार्ज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। तो माना जाता है कि यहां पर आर्म लेंथ का मतलब क्या होता है कि उतनी ही प्राइसिंग, उतना ही प्राइस चार्ज किया जाएगा अगर वो किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ किया जाता। समझ रहे हो ना? जैसे आपने पेरेंट्स सब्सिडरी से पेरेंट के अंदर कुछ ट्रांसफर किया तो उसकी उतनी ही प्राइसिंग होगी अगर वही चीज, वही एसेट, वही प्राइस, वही गुड्स आप किसी अनरिलेटेड पार्टीज को ट्रांसफर करते हैं। इसको बोलते हैं दैट आर्म्स लेंथ, दैट प्राइस दैट वुड बी चार्ज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। मतलब एक तरीके से सब्जेक्टिव अप्रोच ना अपना के ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए कि अगर ये इतना ही प्राइस हमें पे करना पड़ता अगर ये हमारी सब्सिडरी नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी, ये हमारी सब्सिडरी ना होकर कोई थर्ड पार्टी होती उसकी। ओके जी, इंपॉर्टेंस। प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस इन इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप अंदर कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर प्राइसिंग को ऊपर नीचे करके आप टैक्स का बेनिफिट ले लेते हो। दूसरा, फेयर एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अमंग कंट्रीज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डबल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम। एक तो डबल टैक्सेशन बच जाएगा, दूसरा फेयर व्यू है वो आप लोगों के पास रहेगा, और दूसरा कोई भी कंपनी गलत तरीके से प्राइसेस को घटा बढ़ा के टैक्स का अनएडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज ना क्रिएट कर दे, या वो टैक्स के जो अवॉइडेंस के जो रूल्स होते हैं या स्कोप होता है उसका फायदा ना ले। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होगा बेटा कि भाई हम अपनी जो सब्सिडरी है उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से कोई थर्ड पार्टी रहेगी। क्लियर है? सो इसका मतलब फेयर एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अमंग कंट्रीज। अब ऐसा समझ लीजिए, जैसे देखो ये है ए कंपनी, ठीक है जी, ये है पेरेंट कंपनी। पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी एक तरीके से, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। कौन? बी। तो यहां पर सपोज करो इन्होंने यहां पर किसी एसेट को ट्रांसफर किया फॉरेन कंट्री में, तो वहां पर सपोज करो प्राइस था 10 रुपए। ठीक है, समझ आया? तो ये 10 रुपए क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग है। ये 10 रुपए क्या है? दिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये 10 रुपए इस वजह से है क्योंकि अगर सेम कंपनी किसी सी कंपनी जो कि अनरिलेटेड है, जो कि रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, और इसमें ट्रांसफर करने की कॉस्ट भी 10 रुपए होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर प्राइस कुछ और है और जो मार्केट का प्राइस है या अनरिलेटेड कंपनी के साथ डील करने का जो प्राइस है वो कुछ और है। समझ आ गया? ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात लिखी हुई है। द प्राइस दैट वुड बी चार्ज, कि हम अपनी कंपनी को ट्रांसफर करते हुए भी उतना ही प्राइस चार्ज करेंगे जितना किसी दूसरे अनरिलेटेड कंपनी को, मतलब सेम प्राइस होना चाहिए। सिंपल।
कि जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए, या इसके अंदर आर्म लेंथ जो प्राइसिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आई होप की लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके कुछ मेथड्स होते हैं, एक होता है सीयूपी, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। कंपेयर द प्राइस चार्ज इन अ कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस टू प्राइस चार्ज इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इन सिमिलर सर्कमस्टेंस। देखो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि आप दो तरीके के प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हो, एक वो प्राइस जो आपने अपनी सब्सिडरी के लिए चार्ज किया और एक वो प्राइस जो किसी थर्ड पार्टी के लिए चार्ज है। मतलब समझ लो जो आप सब्सिडरी के लिए कर रहे हो वो आपकी कंट्रोल ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए करोगे तो वो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है। सो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस, तो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करना, दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। देन आ जाता है रीसेल प्राइस, बेस द प्राइस ऑन रीसेल प्राइस टू एन इंडिपेंडेंट पार्टी माइनस एन एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, रीसेल प्राइस मेथड, आर जिसको आरपीएम बोलते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ो, बेस द प्राइस ऑन द रीसेल प्राइस टू एन इंडिपेंडेंट पार्टी माइनस एन एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन। तो अगर इंडिपेंडेंट को जो भी ट्रांसफर करते हैं वहां पर जो प्राइस होता उसमें से अपना ग्रॉस मार्जिन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रीसेल। ये नहीं पूछा जाएगा वैसे, बट फिर भी आप इसको देख लीजिए, बेस द प्राइस ऑन द रीसेल प्राइस टू इंडिपेंडेंट पार्टी, कि अगर हम उन गुड्स को किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को क्या करते, सेल करते, और उसमें से हम क्या कर दे रहे हैं, उसमें से हम जो हमारा एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन है उसको कम कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इससे भी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इससे भी आप लोगों के पास वो एक स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा, वो एक प्राइस जो आप अपने लिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या करोगे, चार्ज करोगे। देन आ जाता है कॉस्ट, ऐड एन एप्रोप्रिएट ग्रॉस प्रॉफिट टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट प्लस का मतलब ये तो आपने प्राइसिंग में पढ़ा है, कॉस्ट प्लस मार्जिन जैसे यूज करते हैं। सो ऐड एन एप्रोप्रिएट ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सप्लायर ने गुड्स वगैरह ट्रांसफर की है तो उसके अंदर सिर्फ कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दे रहे हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शनल नेट एमएन, दैट इज ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, एग्जामिन द नेट प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिव टू एप्रोप्रिएट बेस। किसी भी की बेस पे, सेल्स पे या कॉस्ट के बेसिस पे आप अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट कर लेते हो। और देन आ जाता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, एलोकेट कंबाइंड प्रॉफिट बिटवीन रिलेटेड पार्टीज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप क्या कर दे रहे हो, जो अपना कंबाइंड प्रॉफिट होता है उसको सारी रिलेटेड पार्टीज में क्या कर दे रहे हो, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। ये ऐसे पॉइंट है जो अगर मैथ्स का कॉलम में भी आ गया ना तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड भी उसकी ट्रांजैक्शंस का आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, सबसे पहले आ जाता है कंपेरेबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, मतलब जहां पर आप प्राइस चार्ज कर रहे हो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और अनकंट्रोल्ड में, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। रीसेल प्राइस के अंदर कि अगर यही रीसेल किया जाता है किसी थर्ड पार्टी को तो उसमें से आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो माइनस कर दिया जाएगा। कॉस्ट प्लस में जो सप्लायर्स की कॉस्ट है उसमें से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या कर दे रहे हो, ऐड कर दे रहे हो। देन आ जाता है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, नेट मार्जिन जो है वो निकाल रहे हो किसी एप्रोप्रिएट बेस पे। और प्रॉफिट स्प्लिट है, जो कंबाइंड प्रॉफिट होता है उसको सारी रिलेटेड पार्टीज में उनकी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कर दे रहे हो, डिवाइड कर दे रहे हो। वैसे इससे आज तक सवाल पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन स्टिल पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। देन आ जाता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है। डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस, जितने भी आपने कंपनी, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बीच में, पेरेंट कंपनी के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। एनालिसिस सपोर्टिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड यूज, उसके साथ साथ जो भी आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड यूज किया है उसको वेरीफाई करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वॉल्व पार्टी। ठीक है, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं। कंप्लायंस adherence to the local regulation and international guidance, OECD की गाइडेंस जरूरी है फॉर रेगुलर ऑडिट्स एंड असेसमेंट बाय द टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, मतलब कि भाई ये तो सिंपल आ गया ना कि रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जो रूल्स बने हुए हैं जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। अब आता है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस, अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग में इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो, इफ यू डोंट यूज दीस मेथड्स और दीस लीगल प्रोसीडिंग्स इन द ट्रांसफर प्राइसिंग, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती हैं, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर एडजस्टमेंट हो सकती है, और कहीं ना कहीं कई बार ना फिर आप सरकार की नजरों में आ जाते हो। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं वो आपकी जो सिक्योरिटी है, जो आपकी चेकिंग है, जो आपकी ऑडिटिंग है, उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। अभी ऊपर हम एक एपीए पढ़ के आए थे, एपीए रिस्क मैनेजमेंट के लिए एपीए का एक होता है एपीए, एक होता है एमएपी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इसका मतलब एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज ऑन द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स एंड ऑडिट। अब इसके अंदर क्या कर रहे हो, आपको एक आपके लिए कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग है, तो आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स अथॉरिटीज के साथ पहले ही एक एग्रीमेंट कर लेते हो, आप सब कुछ उनको पहले बता देते हो कि आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। मतलब आपने एडवांस में ही एक प्राइसिंग एग्रीमेंट को डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये चीज हम इस तरीके से करने वाले हैं, पहली बात। दूसरा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट, इससे क्या होगा कि फ्यूचर में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट, किसी तरीके का कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। देन हो जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, mechanism for resolving dispute arising from double taxation and transfer pricing involve negotiation between tax authorities of the involved country। अब ये से हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स भी फॉलो हो गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो हो गए हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को टैक्स अथॉरिटीज जो है दोनों देशों की वो मिलकर क्या कर देंगी, सॉल्व कर लेंगी। दोनों स्टेट जो कंट्रीज की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो उन डिस्प्यूट्स को क्या कर देंगी, सॉल्व कर देंगी। दैट विल बी मच इजी फॉर देम टू सॉल्व। ओके, देन आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब इसमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या होता है, The strategies approached by corporations to minimize their tax liabilities with the legal framework। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि देखो ये हर कोई करता है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है तो वो देखो, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, एक होता है टैक्स इवेजन। अभी पढ़ाऊंगा। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना, जब आप टैक्स को चोरी कर दे रहे हो। लेकिन इवेजन का मतलब होता है कि जो लॉ है ना उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स का इस्तेमाल करके आप विद इन द लीगल फ्रेमवर्क भी क्या करते हो, अपने टैक्स को कम कर देते हो। तो वही चीज है, क्या बोला है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मतलब जो कंपनीज है वो अपनी टैक्स प्लानिंग इस तरीके से करती हैं ताकि उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, मतलब लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए उसको मिनिमाइज किया जा सके। राइट, सो जो टैक्स अवॉइडेंस है दैट इज लीगल, आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि वो लॉ के अंदर है, लेकिन जो टैक्स
इवेजन होता है वो होता है टैक्स चोरी करना, वो फिर लॉ से बाहर चले जाते हैं, उसके लिए फिर आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो आप अपना जो टैक्स बर्डन है उसको रिड्यूस कर सकते हो, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और क्योंकि कुछ लॉ भी नहीं तोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप ये भी इंश्योर कर रहे हो कि जो टैक्स के लॉज हैं उनको मैं सही तरीके से फॉलो कर रहा हूं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही, और इंप्रूव कैश फ्लो मैनेजमेंट, उसके साथ साथ मैं जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है उसको भी सही तरीके से इंप्रूव कर पा रहा हूं। जो मेरा टैक्स इंप्रूव कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो भी मेरा बहुत सही तरीके से चल रहा है। किसी को इस बात में भी दिक्कत? सिंपल, राइट? तो ये आप लोगों का क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट। अब स्ट्रेटजीज क्या है इसकी? जैसे इनकम शिफ्टिंग एंड टाइमिंग, यूटिलाइजिंग टैक्स क्रेडिट डिडक्शन, स्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग टू लेवरेज फेवरेबल टैक्स ट्रीटीज एंड जुरिडिक्शन। मतलब जो भी आप, जैसे अभी आप बोलते हो आप डिडक्शंस है ना, आप डिडक्शंस है, तो अगर आप कोई डिडक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एटीसी की डिडक्शन लेना चाहते हो, मतलब वो डिडक्शन से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। सपोज करो आपकी इनकम 7 लाख है, तो अगर आपने 1.5 लाख रुपए की कोई पीएफ या किसी भी जगह पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई एलआईसी लिया हुआ है, तो 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से ना रह के 5.5 लाख हो जाएगी। तो उससे आप लोगों का जो टैक्स लायबिलिटी है वो होगी ही नहीं, क्योंकि सपोज करो टैक्स लायबिलिटी अगर 7 लाख की, अगर 7 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको उस पर क्या मिलती है, आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ जाती है 50,000 की, तो आपकी इनकम तो 5 लाख रहेगी। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने टैक्स की जो हमारी पेमेंट होती है या जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो कॉस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूस टैक्स एक्सपेंसेस, इंक्रीजिंग नेट इनकम। आपका टैक्स कम होगा तो ऑब्वियसली बात आपकी इनकम है वो बढ़ेगी, आपका जो नेट इनकम मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, लीगल कंप्लायंस, आप लॉ कोई नहीं तोड़ रहे हो, ना आपको कोई पेनल्टी लग रही है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक कॉम्पिटिटिव एज रहेगा क्योंकि आप अपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हो। Then financial planning, assist in accurate financial forecasting और investment decision, influence decision on capital investment and business expansion। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड या बाकी के जो टैक्स के एडवांटेजेस हैं वो भी आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। देखो अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? द लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉ टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। आप डिडक्शन ले रहे हो तो वो आपकी टैक्स अवॉइडेंस का हिस्सा है, क्योंकि सरकार खुद बोलती है, सरकार खुद बोलती है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हो तो उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी को आपने चंदा दिया वो आपका 100% एग्जम्प्ट है। आपने सपोज करो आपकी इनकम 50 करोड़ थी, उसमें से आपने 5 करोड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 45 करोड़ पे निकलेगी, 50 पे नहीं निकलेगी। समझ रहे हो ना? इस वजह से सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन्वॉल्व प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शंस टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स की हम किस तरीके से जो एडवांटेज ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट्स का, इसके अंदर वो सब आ जाता है। जो डिडक्शंस अलाउड है, जो क्रेडिट एग्जम्पशंस एंड इंसेंटिव्स, जो कुछ भी आपको रिबेट हो गया, चाहे वो डिडक्शन हो गया, चाहे वो एग्जम्पशन हो गया, सब कुछ लगा दे रहे हो आप, सब कुछ लगा दे रहे हो ताकि आपका जो टैक्स है वो कम से कम। और देन आ जाता है कंप्लायंस विद द लेटर ऑफ लॉ बट मे एक्सप्लॉइट लूपहोल्स। देखो ये लाइन बहुत सही लिखी हुई है, बोला कि लॉ तो आप नहीं ब्रेक कर रहे हो, यू आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, बस वो क्या है, वो कुछ लूप होल्स हैं, वो हमारे सिस्टम की ही कुछ कमियां हैं। वो जो कमियां है ना वो हमारे सिस्टम की ही कमियां हैं, तो उन सिस्टम की कमियों का फायदा ले रहे हो, उन सिस्टम की कमियों का फायदा ले रहे हो, उस सिस्टम की कमियों का फायदा लेके आप क्या कर रहे हो, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है जी। कैसे एग्जांपल्स देखो कुछ कुछ इसकी। लूप होल्स का मतलब जो कमियां होती है, हिंदी में क्या बोलूं, लूप होल्स, लूप, हाँ लूप, अच्छा मुझे पूछा किसी ने लूप होल का मीनिंग पूछा। जैसे देखो क्या बोल रहा है, क्लेमिंग अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंसेस, यूटिलाइजिंग टैक्स डेफर्ड अकाउंट्स और इन्वेस्टिंग इन टैक्स एफिशिएंट एसेट्स। तो आप कुछ भी देखो, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स, जिन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो भैया। अब इसके ऑपोजिट आ जाता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स को चोरी करना। टैक्स इवेजन का मतलब क्या है, द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ नॉट पेइंग टैक्स ओड। जो आपका टैक्स बनता है अगर आप उस टैक्स को नहीं पे कर रहे हो और टैक्स को चोरी करना, ठीक है। टैक्स इवेजन इज नथिंग, इसको बोलते हैं हम चोरी। तो ये क्या है, ये टैक्स की चोरी है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला, इन्वॉल्व डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ इनकम। या तो आप अपनी इनकम को कम दिखा रहे हो, छुपा रहे हो, या उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, मतलब आपकी जो इनकम है वो इनकम नहीं दिखा रही। दूसरा, इंक्लूड अंडर रिपोर्टिंग इनकम, इन्फ्लेशन रिडक्शन और हाइडिंग मनी। ठीक है, अपनी जैसे होता है ना कि 2 नंबर की ट्रांजैक्शन कर रहे हो या पैसे को ऐसे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हो जहां ट्रेस नहीं किया जा सकता। वायलेट टैक्स लॉ एंड कैन लीड टू क्रिमिनल चार्जेस एंड पेनल्टीज। और अगर कोई बंदा टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा एक तो जो नॉर्मल पेनल्टी होती है वो भी लगाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार जेल की हवा भी खानी पड़ जाती है, कई बार उसको जेल की सजा भी खानी पड़ जाती है। क्लियर है जी? तो ये है आप लोगों का टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी करना। अब ये चोरी कैसे कैसे करते हैं लोग, देखो। पहला, फेलिंग टू रिपोर्ट कैश इनकम। जो कैश है वो आप नहीं दिखा रहे। जो आप देखो अभी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस है वो तो आपकी सारी अकाउंट्स में आ जाएंगी। जैसे अभी देखो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो मेरे पास जितनी भी इनकम आती है वो सारी मेरे बैंक अकाउंट में आती है। ठीक है, सिंपल। सपोज करो मेरी इनकम 1 साल की 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख का सारा पैसा मेरे अकाउंट में है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता है कि मेरे को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं यही ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो वहां पर मैं कैश में पेमेंट ले रहा होता और मैं क्या दिखा देता कि मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए की इनकम हुई है, चाहे मेरे को यहां भी 10 लाख की हुई है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है।
यस और नो, उसका कोई प्रूफ थोड़ी है। अब यहां तो कैश है ना, तो कैश में ज्यादा धांधली होती है। ये जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बिकती हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल होती हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो चाहे 2 करोड़ हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग हैं वो ब्लैक में ज्यादा पैसा लेते हैं। हो सकता है सिर्फ 25% बोले 25 लाख रुपए भैया बैंक अकाउंट में लूंगा, बाकी 1 करोड़ 75 लाख है वो कैश में लूंगा। क्यों? क्योंकि कैश की इनकम पे आप जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लो, आप जैसे उसको मर्जी मैनिपुलेट कर सकते हो, यू कैन मैनिपुलेट। तो इस एग्जांपल को आप लोग समझ सकते हो कि ये किसकी ट्रांजैक्शन, ये क्या हो रहा है, यहां पर कैश को मैनिपुलेट किया जा सकता है, राइट। क्लेमिंग फास्ट डिडक्शन, फालतू डिडक्शन एंड यूजिंग ऑफशोर अकाउंट्स टू हाइड इनकम, अपना जैसे ये स्विस बैंक वगैरह में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना वो। अगर डिफरेंस की बात करें तो टैक्स अवॉइडेंस है वो इलीगल है और टैक्स इवेजन है वो इलीगल है। मेथड टैक्स अवॉइडेंस है वो लीगल मेथड यूज करता है, टैक्स इवेजन है वो इलीगल मेथड यूज करता है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो टैक्स अकाउंट जो अवॉइड कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी चेकिंग हो सकती है, लेकिन परमिसिबल है क्योंकि सीधा बोलता है, सरकार बोलती है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन टैक्स इवेजन कैन रिजल्ट इन फाइन, पेनल्टीज एंड इंप्रिजनमेंट। ठीक है, पेनल्टी भी लग सकती है और अगर बार-बार करते हो, कोई बड़ा कांड कर दिया है तो उस केस में उठा के आपको जेल में भी फेंक देंगे। एथिकल कंसीडरेशन है, ये एथिकल होता है, एथिकल एम्बिशियस कैन लीड टू रेपुटेशनल रिस्क, मतलब अवॉइडेंस से सरकार की तरफ से तो आप पे कोई एक्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज बाहर निकलती है तो रेपुटेशन मतलब गुडविल पे क्या हो जाता है, असर हो जाता है। देन टैक्स इवेजन यूनिवर्सली कंसीडर्ड अनएथिकल और क्रिमिनल। रेगुलेटरी मेजर्स, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट एंटी अवॉइडेंस रूल्स टू काउंटर एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस, एनहांस्ड ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द प्रिवेंशन। ठीक है, ये तो कुछ इतना खास है। इंपॉर्टेंस क्या है ये तो हम पहले पढ़ चुके। देन आ जाता है कुछ तरीके हैं, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कि लोग किस तरीके से अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है इनकम शिफ्टिंग। इनकम शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, मूविंग इनकम फ्रॉम हाई टैक्स जुरिडिक्शन टू लो टैक्स जुरिडिक्शन। मतलब आप इनकम तो वही रिसीव कर रहे हो, लेकिन एक जगह पर उस इनकम पे 20% टैक्स है और दूसरी जगह पर 10% टैक्स है। तो अगर आप 20% पे जाओगे तो वहां पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं 10% के हिसाब से जाओगे तो वहां पर 10% है। तो इसमें क्या कर रहे हो, इनकम शिफ्टिंग के अंदर आप ऐसी जगह पर शिफ्ट हो रहे हो, जैसे इसमें बहुत सारी सब्सिडीज होती है, टैक्स जिसको हेवन बोलते हैं, टैक्स हेवन, जैसे दुबई हो गया ना, तो ये वाला। दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट शिफ्टिंग थ्रू इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं। देन आ जाता है टाइमिंग ऑफ इनकम एंड डिडक्शंस, डेफरिंग और एक्सीलरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस टू ऑप्टिमाइज टैक्सेबिलिटी। डेफर का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना, ये तो एडवांस में या फिर जैसे आज पे कर दिया उसका बाद में एडवांटेज ले लो, जैसे डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। सो डेफर इनकम टू अ लोअर टैक्स ईयर, मतलब आप क्या कर दे रहे हो, उसको पोस्टपोन कर दे रहे हो या फिर एडवांस में पे कर दे रहे हो जिस साल आपको लगता है कि यार इस साल एडजस्ट कर देते हैं। दूसरा रिडक्शन इन हाई इनकम ईयर, जहां पर इनकम ज्यादा है तो वहां पर डिडक्शन फायदा ले रहे हो। कैरी फॉरवर्ड एंड कैरी बैक प्रोविजंस, ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, दीज आर द इनकम एंड डिडक्शंस। तो जहां पर आप अपनी इनकम को रोक दे रहे हो या इनकम एडवांस में ले रहे हो या फिर उसके साथ साथ डिडक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वही जो आपने पढ़ा था। यस, लैगिंग एंड लीडिंग जैसा। यस, इसमें कीवर्ड मैं लिख दे रहा हूं, उससे मिलता जुलता ये लैगिंग एंड लीडिंग। लैगिंग और लीडिंग था ना शायद, वो हमने पिछली क्लास में किसी में पढ़ा था, ये आप लोगों को याद रखनी है, समझ रहे हो ना। मतलब इनकम का क्या कर रहे हो आप, फायदा उठा रहे हो। देन उसके बाद बहुत सारे टैक्स के क्रेडिट्स और गवर्नमेंट की प्रोविजंस होती हैं, प्रोवाइड टैक्स क्रेडिट्स एंड इंसेंटिव्स, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्रेडिट्स मिलता है, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स हैं और इमरजेंसी एफिशिएंट इंसेंटिव्स हो जाता है। देन ये तो डिडक्शन तो आप लोगों को पता ही है। अलाउएबल डिडक्शंस टू रिड्यूस टैक्स, बस सारी डिडक्शन लेने की कोशिश कर लेते हो, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन है वो सारी की सारी डिडक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बिजनेस एक्सपेंसेस पे आप लोगों को डिडक्शन मिलती है, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स पे और चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। ये मैं आपको बता रहा था ना कि आप क्या कर दे रहे हो, आप पैसा है वो किसी तो उसको पार्टी को दे रहे हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वहां पर 100% डिडक्शन है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग डेट एंड इक्विटी टू मिनिमाइज टैक्स स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप अपने कैपिटलाइजेशन में डेट और इक्विटी को इस तरीके से यूज करते हो, जैसे आप टैक्स डेट ज्यादा यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन डेट फाइनेंसिंग। अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन के केस में आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिसका आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। डिविडेंड प्लान कर सकते हो और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कन्वर्टिबल डेट वगैरह को यूज कर सकते हो, जिसको बाद में इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देन आता है टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन एसेट्स दैट प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, रियल एस्टेट है जिसमें आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो और क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स हैं। जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो टैक्स फ्री होता है इंटरेस्ट उनका। अगर आप किसी रियल एस्टेट में कोई आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप हर साल उसकी प्रॉपर्टी पे 10% डेप्रिसिएशन क्या करते हो, फायदा ले सकते हो। देन लॉस यूटिलाइजेशन, यूजिंग लॉसेस टू ऑफसेट टैक्सेबल इनकम। कई बार तो कुछ कंपनीज लॉस का भी फायदा उठाने की कोशिश करती है। सो कैरी फॉरवर्ड नेट ऑपरेटिंग लॉस टू फ्यूचर टैक्स ईयर, कैरी बैक नेट ऑपरेटिंग लॉस टू प्रीवियस टैक्स ईयर। तो आप अपने लॉसेस को भी क्या कर सकते हो, आगे पीछे लेके जा सकते हो। ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया है। सेटिंग प्राइसेस फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज, जिसके अंदर आप वही सीयूपी मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड और रीसेल प्राइसिंग मेथड, ये हम अभी यहां पर पढ़ के आए थे, अगर आप लोगों को याद हो। अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले हमने पढ़ा था यहां पर, ये वाले पढ़े। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड मेथड, रीसेल प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का भी क्या करते हो आप, इस्तेमाल करते हो टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर और एक्विजिशन, स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ और कंसोलिडेशन ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू भी कर सकते हो। टैक्स डेफरल स्ट्रेटजीज, डेफरिंग टैक्स लायबिलिटी टू फ्यूचर पीरियड, मतलब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को फ्यूचर में क्या कर दे रहे हो, ट्रांसफर कर दे रहे हो, कैपिटल गेन को या फिर टैक्स डेफर्ड रिटायरमेंट अकाउंट्स। और देन आ जाता है इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग, फेवरेबल टैक्स ट्रीटीज में चले जाते हो, फॉरेन सब्सिडीज बना देते हो जहां पर टैक्स कम है, और मैनेजिंग
रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके साथ हो सकता है टैक्स हेवन समझ रहे हो ना, जहां पर बहुत कम टैक्स है, लो टैक्स है, जैसे दुबई। सो लीगल कंप्लाइंस होते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के, और मैनेजिंग द रिस्क ऑफ रेगुलेटरी चेंज, और एपीए ये भी हम पढ़ चुके हैं, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, और उसके साथ हो सकता है कॉस्ट एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन टू मिनिमाइज टैक्स। ठीक है, तो ये तो पढ़ लीजिए, इसमें इतना ही है, दैट्स इट। अभी बस आप लोग जाइए, सो जाइए, रेस्ट करिए, अभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिमाग को ठंडा रखिए, सबसे पहली बात दिमाग को ठंडा रखिए। अगर आज भी आप बहुत लोड लेके पढ़ोगे तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, आज देखो अगर आप जब तक आपको लगता है कि ठीक है मुझे पढ़ लेना चाहिए पढ़ लो, लेकिन आज ज्यादा लोड मत लेना और टाइम से सो जाना, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हो सकता है